तो एक बार फिर से सबको नमस्कार। बड़ी तसल्ली से पढ़ाएंगे इस बार स्वर विद्या को। इस बार पिछले 3-4 महीने से स्वर का कोई बैच किया नहीं था, मगर एक दो लोगों ने बड़ा पैशनेट होके अप्रोच किया स्वर के लिए। हालांकि मुझे वो भी दिख नहीं रहे हैं, बट ये हो कि चलो स्वर का एक बैच करते हैं। तो तसल्ली से पढ़ाएंगे इसको, और आप इसका आनंद लें। ये सब्जेक्ट कुछ ऐसा है जो अपने आप में एक मिरेकल है, और इसको आप समझ लें कि बस नेचर ने, क्योंकि वो आपकी जनरेशन के ऊपर, इस टाइम के ऊपर नेचर वॉज वेरी काइंड, तो उसने इसको अनवेल कर दिया, प्रिवेल कर दिया आप लोगों पे। ये आर्ट बहुत दिन से छिपा हुआ था। अर्लियर, इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, पीपल वर नोइंग अबाउट इट, बट उसके बाद ये फिर गायब हो गया 2500 साल पहले से। अभी लोगों में फिर से बड़ा इंटरेस्ट आया है इसका। तो इसको अच्छे से समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली दिस सब्जेक्ट इज। टेस्ला, निकोला टेस्ला इस टाइम के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंट किया मैनकाइंड के लिए जिसको बाकी साइंटिस्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स को आप न्यूटन रूल से मत देखिए कि देयर इज ए ऑब्जेक्ट, वो इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगा। कोई चीज मोशन में है, जब तक फोर्स नहीं लगेगी रुकेगी नहीं। मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी चीजें दुनिया में जो आपको दिखता है ना, पेड़ दिखता है, मिट्टी दिखती है, पत्थर दिखता है, आदमी दिखता है, उससे सब पे न्यूटन के रूल लगते हैं। मगर समस्या कहाँ पे आती थी, 1 मिनट के लिए से बंद कर दूंगा। समस्या ये आती थी कि स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस तो अपोजिट पोल हो गए थे। स्पिरिचुअलिटी बोलती थी कि सब कुछ एक माया है, और साइंस बोलता था कि नहीं, कुछ भी माया नहीं है। सामने से गाड़ी आ गई और आप सड़क से नहीं हटोगे तो उड़ा देगी, नहीं उड़ा देगी, माया है क्या? हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, माया में पहुंच जाओगे क्या, सच में पहुंच जाओगे? पर निकोला जैसे आदमी ने, ये जो जनरेशन थी पूरी जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम किया, नील्स बोर से लेके और आपकी जितनी भी जनरेशन थी, उसने एक ब्रिज बनाया फिजिकल नॉन फिजिकल के बीच में, वेव एंड पार्टिकल के बीच में, और माइंड बॉडी के बीच में। फिजिकल नॉन फिजिकल हो गया, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के बीच में एक ब्रिज बनाया। जब आप एनर्जी की फॉर्म में हर एक चीज को देखते हो, देखिए कोई भी चीज आपको पता है एटम से मिलकर बनी है। एटम आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, केंद्र में होते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे अपना सोलर सिस्टम है, इसके सोलर सिस्टम के केंद्र में, इसके न्यूक्लियस में, इसके सेंटर में सन है, और जो प्लैनेट्स हैं वो आपके चारों तरफ इसके चक्कर लगा रहे हैं। अर्थ है, मरकरी है, वीनस है, सटर्न है, जुपिटर है। ये जो राउंड लगा रहे हैं चारों तरफ, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे आज की तारीख में हम समझते हैं कि एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, उनका चार्ज एक जैसा होता है। तो यूनिवर्स के बाहर बैठ के कोई आदमी मरकरी, वीनस, अर्थ और जुपिटर को एक जैसा देखता होगा, क्योंकि वो बहुत दूर से देख रहा है। मगर यहाँ हमको पता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो जैसे मैक्रो है वैसे माइक्रो भी है। एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। मगर साइंटिस्ट ने जब अंदर झांक के देखा तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है क्वार्क्स में। और ये जो क्वार्क्स होते हैं, इनकी लाइफ होती है 10⁻⁸ इतनी देर के लिए पैदा होते हैं। तो पता चला कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो आपको ये सॉलिड दिखता है, ये सब वेव से मिलके बना हुआ है। दे आर स्ट्रिंग बेसिकली। तो वो जो स्ट्रिंग्स हैं वो आपस में कन्वर्ट होके आपको मटेरियल होने का भ्रम, एक जो है इल्यूजन पैदा करती हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट है। इसीलिए गुरबाणी कहती है, शब्दे धरती शब्दे आकाश। तो ऐसे ही बाइबल कहती है, इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, द वर्ड वाज गॉड, है ना? ऐसे ही कुरान कहती है कुन फयाकुन। तो कुन जो शब्द है वहां पे शब्द के लिए यूज हुआ है। सनातन में इसको अनाहत नाद कहते हैं।
अनाहत मीन्स जो दो चीजों के टकराने से पैदा नहीं हुई ऐसी आवाज। तो वो जो आवाज थी, जो स्ट्रिंग थी, उसी से यूनिवर्स का निर्माण हुआ। अभी भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करें या कोई एक्सपेरिमेंट करे, यहाँ बैठ के आदमी सामवेद पढ़ रहा है, यहाँ पे ऋग्वेद पढ़ रहा है, और यहाँ पे यजुर्वेद पढ़ रहा है, और उसे टोन में पढ़ रहे हैं, तो उनसे जो वेव्स निकलेगी, वो सारी वेव्स मिलके हो सकता है कि एक डिफरेंट यूनिवर्स या डिफरेंट मैटर को बना दे। क्योंकि किससे बना है? ये नाद से बना है, ये शब्द से बनी है धरती। तो जब साइंटिस्ट ने अंदर घुस के देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी नहीं है, ये तो साउंड वेव्स हैं जो पैदा हो रही हैं मर रही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैटर भी नहीं। वो मैटर के अंदर घुसे और मैटर ही गायब हो गया। ऐसे ही आध्यात्मिकता में लोग ध्यान में अंदर घुसे तो मन गायब हो गया, आत्मा बच गई। आत्मा के अंदर घुसे तो वो भी गायब हो गई, एक समुद्र जिसे आप अकाल पुरुष कहते हो, अल्लाह कहते हो, परमात्मा कहते हो, वो बच गया। तो दोनों सेम जगह पे पहुंचे, साइंटिस्ट भी एक जगह पे पहुंचे और स्पिरिचुअल लोग भी एक जगह पे पहुंचे, और वो कौन सी जगह थी? कि सब कुछ एक माया है, एक भ्रम है। तो अब अगर इसे आप एक्चुअल फॉर्म में देखना चाहते हो तो इसे साउंड की फॉर्म में देखिए, इसे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में देखिए, और इसे वाइब्रेशन की फॉर्म में देखिए, इसे एनर्जी की फॉर्म में देखिए। ऐसा आप समझेंगे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग ध्यान में गए हैं उन्होंने उस नाद को, शब्द को सुना है, उन्होंने उस प्रकाश को भी देखा है। आज साइंटिस्ट भी मानते हैं कि अगर आप मैटर को फर्दर डिकम्पोज करना शुरू करो, फर्दर चेंज करना शुरू करो, ट्रांसफॉर्म करना शुरू करो, तो लास्ट में दो चीजें बचेंगी, एक साउंड, एक लाइट। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि आत्मा की दो शक्ति होती है, एक सूरत, एक नीरत, एक देखने की शक्ति, एक सुनने की शक्ति। तो अल्टीमेटली सारी चीजें कहाँ इंडिकेट कर रही हैं? कि सब कुछ एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। ईश्वर विद्या लॉर्ड शिवा की मैनकाइंड को गिफ्ट है। लॉर्ड शिवा ने एक दिन, जब माँ शक्ति उनसे पूछ रही थी ऐसे मूड में, अंडर द मून इन अ मून लाइट, अच्छी हवा चल रही थी, अप्रैल का महीना होगा, बढ़िया हवा चल रही थी हिमालय पर्वत पे, द वेदर वॉज प्लीजेंट। और माँ शक्ति ने धीरे से शिवा से पूछा कि ये जो दुनिया है ये कैसे चलती है, आप इसको कैसे चलाते हो, ये वर्क कैसे करती है, सोर्स कोड क्या है इसका, कैसी प्रोग्रामिंग करी है आपने इसकी, कैसे चलाते हो आप इसे? चांस की बात थी कि भगवान उस दिन बड़े अच्छे मूड में थे। वैसे तो वो माँ शक्ति को टाल देते थे कि चल तेरी समझ में नहीं आएगा, तू ऐसे ही समझ ले, मगर उस दिन वो अच्छे मूड में थे। उन्होंने कहा चलो आज बता ही देते हैं इसको। उन्होंने ये बताया माँ शक्ति को कि ये जो पूरी दुनिया है, ये पांच तत्वों से मिलके बनी है। वो जो दिखता है, वो जो नहीं दिखता है, वो जो छोटा है, जो बड़ा है, इसको सबको मैंने पांच तत्वों से बनाया है। और उसके बाद जितनी भी लिविंग चीजें हैं, उनके एग्जिस्टेंस को मैंने पांच शरीरों में रखा है, पांच कोशाज में रखा है। उनके क्या क्या नाम है? अन्नमय कोश, जिसे हम देखते हैं, इसके अंदर प्राणमय कोश, जिससे हम सांस लेते हैं, मनोमय कोश, जिससे हम सोचते हैं, विज्ञान में कोश, जो हम सोचते हैं बुद्धि उसको प्रोसेस करती है, चित्त में स्टोर करती है, संस्कार बनाती है, विज्ञान में कोश। आनंद में कोश, उसके अंदर का कोश जहाँ पे आत्मा विशुद्ध रूप में रहती है ना। और उसके ऊपर सेल्फ कॉन्शियसनेस, जब आत्मा के ऊपर से पांचवा शरीर भी उतर जाता है, और फिर क्रिएटर, द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, जिसको हम अकाल पुरुष, अल्लाह, गॉड, भगवान कहते हैं। तो माँ शक्ति को लॉर्ड शिवा ने बताया कि देखो ये ऐसे ऐसे करके इसको बनाया गया है, पांच चीजों में कन्वर्ट किया गया। तो उन्होंने बताया कि शुरू में एक स्टैटिक एनर्जी थी जिसका कोई फॉर्म नहीं था और उसमें कोई मोमेंट नहीं था, सब कुछ बिल्कुल जीरो था, कोई हलचल, कोई मोमेंट उसमें नहीं थी। और जो परम पिता थे, जो अकाल पुरुष थे जिनको कहते हैं, जो एनर्जी की फॉर्म में थे, उन्होंने अपने आप को ना रिवेल करने का डिसाइड किया कि चलो एक दुनिया बनाते हैं। तो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस ने एक इंटेलिजेंस को जन्म दिया, जिसे शास्त्रों में, सनातन में महद कहा गया है। महद का मतलब होता है कॉस्मिक इंटेलिजेंस। एक चीज पैदा हुई, बिग बैंग थ्योरी आप लगाते हो, उससे भी एक चीज पैदा हुई, और दैट वाज द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस पैदा हुई।
जिसके जिसे सब कुछ क्रिएट करना था, जिसके पास ये एआई था कि वो कैसे चीजों को प्रोग्रामिंग से क्रिएट करेगी। और उसने कोश को जन्म दिया जिसे हम बोलते हैं आनंदमय कोश। इंडिविजुअल इनफाइनाइट कोश से जब एक आत्मा को बनाया गया, जब हम सबको बनाया गया, तो आनंदमय कोश बना सबसे पहले। कोश उसको क्यों बोला? बिकॉज दिस वाज एन इनक्लोजर एंड वी ऑल वर इनक्लोज्ड इन दिस। उससे पहले कोई इनक्लोजर नहीं था, इट वाज इनफाइनाइट ओशन। तो एक आनंदमय कोश बना। और इस आनंदमय कोश का शब्द क्या है, ये निकला हुआ है। ये आनंदमय कोश का शब्द क्या है? नाद, वर्ड। और इसका तत्व क्या है? आकाश। तो सबसे पहले आकाश बना, आकाश की बाउंड्री बनी, और इसी को हम बोलते हैं आनंदमय कोश। अब इस आनंदमय कोश से दो चीजें बनी, एक पुरुष एंड एक प्रकृति। इस चीज का जिक्र सब जगह आता है, एक से दो बने, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष क्या है? जो कभी बदलता नहीं है। प्रकृति क्या है? जो कभी बदले बिना नहीं रहती है। जो न्यूक्लियस है, जहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, वो पुरुष है। जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, प्रकृति है। जो सन है वो पुरुष है। जो प्लेनेट चारों तरफ घूमते हैं वो प्रकृति है। जो महासूर्य है, स्थिर है, वो पुरुष है। और क्योंकि सन भी उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो वहां वो प्रकृति है। तो जो स्थित है, जो कभी नहीं बदलता, वो पुरुष। जो हर पल बदलती है, वो प्रकृति। इन दो चीजों को एक ने अपने आप को दो चीजों में डिवाइड किया, एक न्यूक्लियस में, एक जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसमें। और इस तरीके से आपका आनंदमय कोश बना। और इसका तत्व क्या होता है? आकाश। और ये सिंगल तत्व से मिलकर बना हो। तो जो आनंदमय कोश था, उससे अब पुरुष एंड प्रकृति से तीन तत्व बने। क्या? तीन गुण बने, तत्व नहीं। सत, रज और तप। जब ये तीन गुण बने, तो देखिए, किसी भी चीज को ना स्टार्ट करने के लिए आपको, अगर आपको टाइम एंड स्पेस क्रिएट करना है, तो आपको तीन चाहिए। स्टूल बनाना है, आपको तीन लेग चाहिए, तीन पाए चाहिए उसको। अब अगर दो पॉइंट है आपके पास, तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट से आप टाइम बना सकते हो। अब एक दीवार भी बना लोगे, कमरा नहीं बना सकते, स्पेस नहीं बना सकते। स्पेस के लिए कम से कम तीन पॉइंट होने चाहिए, तभी उस पर आप रूफ डाल के और आप उसको स्पेस बना सकते हो। तो क्योंकि स्पेस क्रिएट करना था, तो सतरज तम के नाम से तीन गुण पैदा किए गए इस सृष्टि को चलाने के लिए। और आनंदमय कोश के बाद एक और कोश तैयार किया गया, जिसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। और इस विज्ञानमय कोश के चार पार्ट थे: अहंकार, चित्त, बुद्धि। और इस प्रकार से ये दो तत्वों से मिलकर बना था, आकाश से और वायु से। इस तरीके से आनंदमय कोश आकाश तत्व से मिलके बना, और विज्ञानमय कोश आपका वायु तत्व से मिलके बना। तो इसके दो तत्व हो गए, आकाश एंड वायु। और तीन इसके पार्ट हो गए, क्या? बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये तीन क्यूबिकल बनाए गए बेसिकली। तो विज्ञानमय कोश के दो पार्ट हुए, आपका दो एलिमेंट हुए, आकाश एंड वायु। अब विज्ञान में कोश बना, तो विज्ञान में कोश के बाद फिर बनाया गया मनोमय कोश। और मनोमय कोश में मन को रखा गया। अब यहाँ पे आके जो आपकी आत्मा आ रही थी, उसने मन का साथ लिया। अभी तक आत्मा अलग थी, और यहाँ पे आके मनोमय कोश में उसको मन मिल गया। और मनोमय कोश किससे बना होता है? अग्नि से बना होता है, तेजस से बना होता है। तो इस प्रकार जो मनोमय कोश था, उसके तीन एलिमेंट हो गए: एक आनंदमय कोश का आकाश, एक विज्ञानमय कोश का वायु, और एक मनोमय कोश का तेजस। तो इस तरह मनोमय कोश के एलिमेंट हो गए तीन। अब देखिए क्या हुआ, कि जो अन्नमय कोश है जिसमें हम बैठे हुए हैं अभी, इस अन्नमय कोश में से आपके नाक से सूंघने का, जीभ से टेस्ट का, आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, और स्किन से टच करने का, ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां कही जाती हैं, इनका सिग्नल जाता है मनोमय कोश के पास। आप कोई सुंदर चीज देखते हो, तो सिग्नल कहाँ जाएगा? मन के पास। मन किसे भेजेगा? बुद्धि के पास। बुद्धि बोलेगा अपने काम की नहीं है, तो मन रोक कर देता है। बुद्धि बोलता है नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा, ये तो बहुत बढ़िया है। बुद्धि जब निर्णय देती है मन को कि ये चीज बढ़िया है, तो मन उस पर ठहर जाता है। मगर मन को इनपुट कौन देता है?
मन को इनपुट आपकी ये पांच ज्ञानेंद्रियां देती हैं। आंखों से आप देखते हैं, कानों से आप सुनते हैं, टंग से आप टेस्ट करते हैं, नोज से आप स्मेल करते हैं, स्किन से आप टच करते हैं, फील करते हैं। तो जो ईयर्स हैं, जो सुनते हैं, जो शब्द सुनते हैं, उनका एलिमेंट क्या है? आकाश। आईज जो देखती हैं, उनका एलिमेंट क्या है? अग्नि, तेजस। स्किन जो फील करती है टच को, उसका एलिमेंट क्या है? वायु। टंग जो टेस्ट करती है चीजों को, उसका एलिमेंट है वाटर। और नोज जो स्मेल करता है चीजों को, उसका एलिमेंट है अर्थ। इस तरीके से ये पांच ज्ञानेंद्रियों से, पांच एलिमेंट से सिग्नल आपका कहाँ जाएगा? ये सिग्नल जाएगा आपका मनोमय कोश में। मगर हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मनोमय कोश अन्नमय कोश के साथ जुड़ नहीं पा रहा था। क्यों नहीं जुड़ पा रहा था? जो हमारा मन है वो सॉफ्टवेयर है, और जो हमारा अन्नमय कोश है वो हार्डवेयर है। तो मनोमय कोश के साथ में अन्नमय कोश इंटरफेस नहीं हो पा रहा था। ये समस्या बहुत दिन तक चली, बहुत दिन तक चली है, जब तक कि लॉर्ड शिवा ने इसका एक अलग से सॉल्यूशन नहीं दिया। और यहाँ पे इन दोनों को, मनोमय कोश जो सॉफ्टवेयर था और अन्यमय कोश जो हार्डवेयर था, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एक कोश लगाया, जिसे हम बोलते हैं प्राणमय कोश। है, माइक बंद कर लेंगे आप लोग अपना। इसको बोलते हैं प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश को जब बनाया, अब देखिए, मन की, जो मन का इनपुट है वो क्या है? विचार। विचार आते हैं तो मन कुछ फील करता है। शरीर का इनपुट क्या है? भोजन, है ना? तो विचार आपको दिखते नहीं है, भोजन आपको दिखता है। तो इन दोनों को जब इंटरफेस करना था, तो किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो दिखे तो ना मगर फील हो, मतलब फिजिकल भी हो, नॉन फिजिकल भी हो। तो इसके लिए लॉर्ड शिवा ने जब प्राणमय कोश को बनाया, तो प्राणमय कोश के जो इनपुट लिया, वो प्राण को लिया, सांस को लिया। तो सांस आपको दिखता नहीं है, मगर ऐसे हाथों पे डालोगे तो फील होगा। तो ये फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों के बीच का एक कड़ी है। सांस जिसको बोलते हैं, स्वर जिसको बोलते हैं, प्राण जिसको बोलते हैं। और ये प्राण किसमें आते हैं आपके? ये आते हैं आपके प्राणमय कोश में। तो अन्नमय कोश, जिस शरीर में हम बैठे हैं, इसके पांच जो इनपुट थे आपके, ये पांच के पांच इनपुट मनोमय कोश में कैसे गए? किसके थ्रू गए? प्राणमय कोश के थ्रू गए। तो प्राणमय कोश ने अन्नमय कोश को मनोमय कोश से जोड़ दिया। तो मां शक्ति से शिव ये कहते हैं कि इस संसार को कंट्रोल करना बहुत आसान है, क्योंकि जब मैंने प्राणमय कोश बनाया, तो मैंने वहां पे 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नाड़ी बनाई प्राणमय कोश में। किसी स्कैन में नहीं आएंगी, तो वो हमारे शरीर में है। अब इन 72 करोड़ 72 लाख जो नाड़ीज थी, इसमें 10 प्रकार की वायु को रखा गया। अब जब इनको रिड्यूस करते हुए आते हैं, तो ये बताते हैं कि आपका, बाद में देखेंगे इसको, कि ये 72 करोड़ में से केवल 3.5 लाख नाड़ियां मेन नाड़ियां होती हैं। उन 3.5 लाख में से भी 72,000 जो नाड़ीज होती हैं, वो प्रोमिनेंट होती हैं। उन प्रोमिनेंट नाड़ीज में से भी जो मोस्ट प्रोमिनेंट हाईवेज होते हैं, वो आपके प्राण में, बॉडी में 14 होते हैं। 14 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। जैन ग्रंथों में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। और उसमें जो सबसे मेन होते हैं, गंगा जमुना सरस्वती की तरह, तो वो होते हैं तीन। तीन प्रकार के स्वर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो हम सांस कैसे लेते हैं? बाहर कैसे निकालते हैं? तो ले रहे हैं और निकाल रहे हैं। मगर माँ माँ शक्ति से लॉर्ड शिव कहते हैं कि ये सांस का लेना और सांस का निकालना, इस पूरी दुनिया को मैं इन दो चीजों से कंट्रोल करता हूं, और इसे बोलते हैं स्वर। तो ये राज की बात है कि पांच शरीर
जो बहुत हायर लेवल पे हैं, किससे कंट्रोल हो रहे हैं आपके? वो प्राण में कोश से, और वो भी तीन प्रकार के स्वर से। तो 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियों के बजाय बाहर लॉर्ड शिवा ने बस दो नोसिल रखे, राइट एंड लेफ्ट, और अंदर रखे 72 करोड़। आप सोचो, 72 करोड़ बाहर रखे होते, अंदर तीन रखे होते, वाले कितना मुश्किल होता है। पर वो ईश्वर बड़ा दयालु है कि उसने बाहर केवल दो रखे, तीन स्वर, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, कि हमें बस इन तीन को कंट्रोल करना है, और अंदर 72 करोड़ नाड़ियां, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। तो राज क्या है? प्राणा इज द सीक्रेट। प्राण ही वो राज है, कि अगर आपको प्राणों के बारे में पता चल गया, अगर आपने प्राणों का रहस्य समझ लिया, तो इस पूरी सृष्टि को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन बी अ मेटा ह्यूमन। कोई भी इच्छा अगर आपकी है, और आपका अपनी प्राणों पे कंट्रोल है, तो कुछ भी कर सकते हो आप। जो आप सोच सकते हो वो सब कुछ हो सकता है, अगर आपने प्राणों को साध लिया। ये गिफ्ट है लॉर्ड शिवा का इस मैनकाइंड को। तो इस प्रकार से हमारे जो ये नॉर्सिल आपको दो दिख रहे हैं, इसमें तीन नाड़ियां होती हैं। सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो हमारी जो स्पाइन है उसके अंदर सीधी ऊपर से नीचे की तरफ आती है। जो हमारा कॉसेक्स है, जो हमारी स्पाइन का सबसे नीचे का पार्ट, जो हम बैठते हैं नीचे टिकता है, वहां से लेके और दोनों आईज के बीच में जो एक लाइन आ रही है, जो हमारी आ रही है, जिसे हम स्पाइन बोलते हैं, रीढ़ बोलते हैं, इसके अंदर एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, और उसके दोनों तरफ दो नाड़ियां ऐसी चक्कर काटती हुई आती हैं। इनमें से जो राइट हैंड साइड की नाड़ी है उसको बोलते हैं पिंगला, और जो लेफ्ट हैंड साइड की नाड़ी है उसको बोलते हैं ईड़ा। तो लेफ्ट हैंड साइड को ईड़ा बोलते हैं, इसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं क्योंकि ये ठंडी होती है। और जो राइट हैंड साइड की नाड़ी है इसको पिंगला बोलते हैं, और ये गर्म होती है, इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो जब भी कोई गर्म चीज आपको नुकसान देती है, आपने आपकी बॉडी में अगर गर्मी ज्यादा हो गई है, तो आपकी बॉडी में जो पेन आएंगे, जो प्रॉब्लम आएंगे, राइट हैंड साइड में आएगी। और जब आप ठंडी चीजें आपको नुकसान दे रही हैं, जब आपको वो सारी चीजें जो कोल्ड टेम्परामेंट की हैं वो ज्यादा आप ले रहे हो, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में पेन आएगा। हमारे हीलिंग सेंटर में मोस्टली जो लेडीज आती हैं अपनी नी प्रॉब्लम को लेके, वो 90% लेफ्ट में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हमारा जो खाना पीना है, जो भी हम सिट्रिक एसिड बेस्ड चीजें खाते हैं, जितनी भी हैं आपकी, और जितनी ठंडी चीजें हैं, ठंडी तासीर की चीजें हैं, पालक है, गोभी है, लौकी है, चावल है, ये सारी चीजें ठंडी है। तो आदमी को क्या लगता है कि फ्रिज का पानी ही ठंडा होता है, आइसक्रीम ठंडी, जबकि आइसक्रीम तो गर्म होती है, क्योंकि आइसक्रीम में तो दूध होता है, फैट होता है। तो ठंडी चीजों का लोगों को पता नहीं होता, ठंडी चीजें वो ज्यादा खाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरी बॉडी में प्रॉब्लम रहती है। यहाँ भी दर्द रहेगा, घुटने में भी दर्द रहेगा, हाथ में भी दर्द रहेगा। तो ईड़ा नाड़ी ज्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि ये ठंडे टेम्परामेंट की चीज है। पिंगला नाड़ी गर्म की टेम्परामेंट की चीज है, तो इसको सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं, और ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। और आप ये नोट करोगे कि एक समय में एक ही चल रही होती है मोस्टली। तो अगर ऐसे आप देखेंगे, यहाँ पे हाथ लगाएं ऐसे, बहुत हल्के से सांस लें, बहुत हल्के से, तो आपकी कोई एक नाड़ी चल रही होगी। ज्यादातर लोगों की लेफ्ट चल रही होगी। आप लोग लिखें, चेक करें, और चैट में लिखें कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। सब लोग चेक करेंगे ऐसे करके। नीलिमा जी की राइट चल रही है, शालू जी की लेफ्ट राइट चल रही है, ज्यादातर लोगों की राइट चल रही है। अच्छा, जिसकी जिसकी राइट चल रही है ना, वो सारे ज्ञानी हैं, ज्ञानी लोग हैं वो राइट वाले, क्योंकि वो ट्रांसमिटिंग मोड में बैठे हुए हैं। रिसेप्टिव मोड में जो है, उनकी लेफ्ट चल रही होगी।
क्योंकि चंद्रमा जब आप बनते हैं तो सूर्य से आपको रोशनी चाहिए होती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि दोनों चल रहे हैं, ऐसे भी लोग होंगे, लिखिए इसमें। आज अभिषेक है क्लास में या रानू जी हैं? तो शैलेंद्र जी की राइट चल रही है, अभिषेक जी की लेफ्ट चल रही होगी। पारुल जी, बहुत ही आराम से, बहुत धीरे से सांस लें, यहाँ पे रखें दोनों हाथ बहुत आराम से, तब आपको पता चलेगा जैसे। हाँ, तो फिर आपको पता चलेगा राइट चल जाएगी, नहीं तो अगर जोर से सांस लेंगे तो दोनों ही आपको चलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, जिनकी लेफ्ट चल रही है वो रिसेप्टिव मोड में है, उनको अच्छा समझ में आ रहा होगा। ओके। तो हमारी कोई एक नाड़ी चलती है एक समय में, और इस पूरे कोर्स में आप देखोगे कि जब ईड़ा नाड़ी चलती है तो कौन से कार्य करने चाहिए, पिंगला चलती है तो कौन से कार्य करने चाहिए। मान लीजिए आप भोजन करने जा रहे हैं और आपकी ईड़ा चल रही है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज को। आप खाना खाने जा रहे हो और कौन सी चल रही है, पिंग ईड़ा चल रही है, भोजन करने जा रहे हो, डाइजेशन होगा ही नहीं, गैस बनेगी, इंडाइजेशन होगा, पेट खराब होगा, फाइनली ऑर्थराइटिस, कोई और प्रॉब्लम। ठीक है। पानी पीना है, कौन सी चलनी चाहिए। खाना खाना है, कौन सी चलनी चाहिए। नहाने जा रहे हैं, कौन सी चलनी चाहिए। मल त्याग करने जा रहे हैं, कौन सी चलनी चाहिए। किस काम के लिए घर से जा रहे हैं, कौन सी चलनी चाहिए। अगर आपको ये पता है कि किस काम के लिए कौन सी चलनी चाहिए और आपने वो चला ली, उसकी टेक्निक भी बताएंगे कैसे चलेगी, तो निश्चित रूप से आपका काम होगा, अटक नहीं सकता। और आपका विपरीत स्वर चल रहा है, जो उस कार्य के लिए विपरीत है, आपका काम नहीं होगा, लास्ट मोमेंट पे खत्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये जो शास्त्र है, ये जो हार्मनी है, ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, जिसमें आप एक फोर्स को देखिए, एक गाड़ी 100 की स्पीड से ऐसे जा रही है और पीछे से जा रही है, दोनों अपना सफर अच्छे से तय कर लेंगे। मगर किसी का स्वर अपोजिट हो गया, जो सिनर्जी है आपकी, अगर वो सिंक्रोनाइजेशन टूट गया, अगर वो टोन जो है वो अपोजिट हो गई, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही जब विपरीत स्वर में आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके रिजल्ट, उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। ये शास्त्र, ये विद्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको ये यूनिवर्स की टोन के साथ, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के वाइब्स के साथ कोहेरेंस में, फेज में, सिंक्रोनाइजेशन में जाना सिखाती है। और जब आपकी ऊर्जा यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ मिलकर बहती है तो यूनिवर्स की ऊर्जा आपकी ऊर्जा बन जाती है, आपकी ऊर्जा यूनिवर्स की ऊर्जा बन जाती है, और ये करोड़ों टाइम मैग्नीफाई हो जाती है। एक बूंद अगर जाके समुद्र में मिल जाए तो वो समुद्र बन गए। सारी कायनात का फोर्स आपका साथ देने लगता है जब आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मिलती है। तो ये जो कोर्स है पूरा, ये आपको यही बताने के लिए है कि आपकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी कैसे बने, और नहीं बन रही तो उसमें बाधाएं क्या है। बाधाएं हैं आपकी 72,000 नाड़ियां, क्योंकि जो 72,000 नाड़ियां हैं वो शुद्ध नहीं है, उनमें अशुद्धियां भरी पड़ी हैं। अशुद्धियां क्यों भरी पड़ी हैं? गलत विचारों से, गलत जीवन शैली, लाइफ स्टाइल से, और सबसे ज्यादा गलत खान पान से। गलत खान पान क्या करते हैं? गलत खान पान क्या करते हैं? दूध के अंदर केला मिला लेते हैं, बनाना शेक पियेंगे। कौन से शास्त्र में लिखा है? करेले में टमाटर डाल लेते हैं, करेले के साथ दही खा लेते हैं, खीरे के साथ दही खा लेते हैं, फ्रूट्स के साथ वेजिटेबल खा लेते हैं। खाते नहीं खाते हैं? टमाटर फ्रूट है या वेजिटेबल है?
टमाटो क्या है? फ्रूट है सर। है? फ्रूट वेजिटेबल होता फ्रूट। है। वेजिटेबल होता। वेजिटेबल फ्रूट है? है। फ्रूट है? फ्रूट है फ्रूट। क्यों है फ्रूट? कैसे पता चला फ्रूट है? क्योंकि सब्जियों को हमेशा कच्चा खाया जाता है और फलों को पका के खाया जाता है। आप कच्चा टमाटर खाते हैं क्या, या लाल होने पे खाते हैं? फ्रूट है। आम पक जाता है, लाल हो जाता है, तब खाते हो ना। एप्पल पक जाता है, लाल हो जाता है, तब खाते हो ना। कोई भी फ्रूट ले लो, टमाटर नहीं, नहीं कोई भी फ्रूट, आप कब खाते हो? तो पक जाता है। अब आप एक कच्ची सब्जी में एक पक्का पका हुआ फ्रूट एप्पल डाल के सब्जी बनाओगे, तो ये क्या है? ये विपरीत आहार है, बीमार करेगा आपको। इसलिए आयुर्वेद में टमाटर को त्रिदोष वर्धक कहा गया है। मतलब इसकी जो कैपेसिटी है ना, वो इतनी कमाल की कैपेसिटी है कि तीनों दोष कर देता है। वात पित्त कफ। अदरवाइज बाकी, आप दही है, दही खाइए तो कफ की दिक्कत होगी, है ना। आप जो है कोई भी गलत चीज खाएंगे तो वात को, कफ को या पित्त को बिगाड़ेगा। वो लाल मिर्च खा ली, पित्त बिगड़ गया आपका। मगर टमाटर इतनी सुंदर चीज है जो तीनों को बिगाड़ देता है। जैसे लहसुन का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा अगर आपने लिया तो तीनों दोषों को सम कर देता है। जैसे आपने एक गिलास में गुनगुना ल्यूक वार्म वाटर लिया और उसमें नींबू की 4 बूंदे डाली, पांच भी नहीं, 2 डाल लोगे और अच्छा, 2 बूंदे डाली, अब वो त्रिदोष नाशक हो गया। अब आपने YouTube से ज्ञान लेके एक गिलास पानी लिया और पूरा आधा नींबू उसमें निचोड़ दिया, क्या करेगा? वो शरीर में जाके वात दोष करेगा, सर में भारीपन करेगा। जो, देखिए, उचित मात्रा में लिया गया विष भी अमृत है और अधिक मात्रा में लिया गया अमृत भी विष के समान है। किसने बोला पूरा नींबू उसमें आधा निचोड़ दो आप? 2 बूंद, ज्यादा डल जाए 4 बूंद, सारे दोष खत्म हो जाए। 5वीं बूंद डाली आपने गिलास में नींबू की, और केमिकल रिएक्शन, सॉल्यूशन आपका कुछ और बना, और उसने गड़बड़ शुरू करी। तो जो विपरीत आहार हम खा रहे हैं रात दिन, विपरीत आहार किसे कहते हैं? शाम को सनसेट के बाद खाने को विपरीत आहार कहते हैं। कुछ भी खाओ, कुछ भी। आपको पता है जितने वेजिटेबल्स हैं वो सारे फोटोसिंथेसिस की, जो उनके अंदर जो एक प्रोसेस होता है, वो सारे ऑक्सीजन छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं। आपने देखा नहीं, रामायण महाभारत में पहले दिखाते थे कि जैसे रात होती थी ना, वो राक्षस जाग जाता था, रात में निशाचर जिसको बोलते थे। ऐसे ही हमारे जितने भी खाने की चीजें हैं, जैसे ही सनसेट हुआ, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन खत्म हुई, उनके अंदर, सब के अंदर निगेटिव बैक्टीरिया, राक्षस जाग जाते हैं। तो आप क्या खा रहे हो रात? हेल्दी बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन जब आ रही थी तब थे, अब नहीं है वो। तो रात में आप सनसेट के बाद जो भी खा रहे हो, वो सब आप विरुद्ध आहार खा रहे हो। कितनी भी बढ़िया चीज ले लो। तो जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट्स, ये सारी चीजें मिलके, और मन में अननेसेसरी रेस्टलेसनेस, एम्बिशन, बुरे विचार, ये तीनों चीजें मिलके इन्होंने हमारी 72,000 नाड़ियों को बंद कर दिया है। तो किसी भी शरीर में कहीं पे पेन है, सूजन है, एक्जिमा है, पैरालिसिस है, पार्किंसन है, कोई भी बीमारी है दुनिया की, इसका मतलब 72,000 नाड़ियों में से जो नाड़ियां वहां पे जा रही थी, उनमें प्राण ऊर्जा पहुंच नहीं रही है। आपने नाड़ी शुद्ध कर ली, 72,000 नाड़ियों में से प्राण फ्लो हुआ, 3.5 लाख नाड़ियों में से फ्लो हुआ, 72,72,72,210 में से हुआ, 10,200 में से हुआ। जैसे ही वहां से प्राण फ्लो हुआ, बीमारी खत्म। सिंपल है, मतलब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। हर एक नाड़ी में प्राण गया, निरोगता आई। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि नाड़ी ब्लॉकेज है। कैसे ठीक होंगी? नाड़ी शोधन से ठीक होंगी। नाड़ी शोधन कैसे करते हैं? मॉर्निंग की क्लास में बताएं। मॉर्निंग की क्लास कब होगी? आप लोग ग्रुप पे बता देना,
अभी तो कंवर ने जो है मॉर्निंग की क्लास को संडे की सुबह 5 बजे शेड्यूल किया है। तो संडे में सुबह 5 बजे आप लोग करना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, करेंगे। और नाड़ी शोधन इस बार कोर्स पूरा होने के बाद नहीं करेंगे, कोर्स के साथ साथ करेंगे। इसीलिए इस बार जो मैंने पढ़ाया, नाड़ी का महत्व पहले बताया, द सिग्निफिकेंस ऑफ नाड़ीज। क्योंकि नाड़ी शोधन की जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके फायदे क्या आपको पहले से पता होना चाहिए। तो शरीर में बीमारी क्यों आई? प्राणमय कोश से आई। प्राणमय कोश की जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें अशुद्धियां आई तो बीमारी आई। तो इनको क्या एमआरआई से देख सकते हो? क्या एक्सरे से देख सकते हो? नहीं दिखेगा, प्राणमय कोश दिखता नहीं है। केवल जो चीजें अन्नमय कोश में है, चाहे वो नर्व हैं, चाहे आर्टरीज हैं, चाहे वेन्स हैं, चाहे मसल्स हैं, चाहे स्केलेटन है, जो भी दिखेगा आपको एक्सरे में, एमआरआई में, आंखों के सामने, वो दिखेगा अन्नमय कोश का पार्ट। प्राणमय कोश का पार्ट आपको कब दिखेगा? जब नाड़ी शुद्ध हो जाएंगी और यहाँ पे आपको लाइट आ जाएगी, तब पूरा आपको सारे चक्राज दिखने लगते हैं। तो प्राणमय कोश में क्या क्या होता है? चक्राज होते हैं और नाड़ियां होती हैं। तो भगवान शिव मां शक्ति से ये कह रहे हैं कि जिसने प्राणों को कंट्रोल कर लिया, ड्राइविंग सीट पे प्राण बैठे हैं। ये पूरी ट्रेन जो मैं चला रहा हूं, ये केवल इन दो नाक के अंदर जो सिग्नल जा रहा है ना, शक्ति, इससे चला रहा हूं। जिसने इसका राज समझ लिया, वो इस पूरे यूनिवर्स को चलाएगा बैठ के। हाँ जी रीमा जी, क्या कह रही हैं? माइक ऑन करिए। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। और सॉरी गुरुजी, थोड़ा लेट हो गया, कुछ गेस्ट आने के कारण मैं लेट हो गई, इसके लिए सॉरी। और मैं पूछ रही थी ना कि ये जो मतलब इससे जो आपने बताया कि यहाँ पे लाइट आने, तो ये सबके साथ होगा ना ऐसा कि? हम्म। देखो, ये किसके साथ नहीं होगा मैं बता देता हूँ। ये उसके साथ नहीं होगा जिसकी चेतना पहले चक्र यानी मणिपुर चक्रा पे अटकी हुई है। मणिपुर चक्रा पे कैसे अटकती है? सेफ्टी, सिक्योरिटी, सर्वाइवल मणिपुर चक्रा के हैं। जिसका ध्यान पैसे में है, जिसका ध्यान खाने पीने में है, और जिसके अंदर ये डर है कि ताला लगा लूं कोई चोर मेरा सामान नहीं ले जाएगा, उसको प्रकाश प्रकाश नहीं दिखता। उसकी चेतना मूल चक्र में दुनिया में फंसी रहती है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जो क्रिएटिविटी का चक्र है, जहां पे आप डोपामिन रिलीज में फंसते हैं, जो मजे में फंसता है कोई, वो आनंद उसको कैसे भी आ रहा है, जो आनंद के चक्कर में है, जो जिसको एडिक्शन है कोई, उसका भी नहीं चले। फिर होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र क्या है? दुनिया पे छाना चाहता है और राज करना चाहता है, राजा बनना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, बॉस बनना चाहता है, प्रमोशन चाहता है, लीडर बनना चाहता है, चाहता है सब उसकी बात माने, घर में सब। और जैसे कोई कह दे कि हाँ तू तो सही कह रहा था, तो वो चौड़ा हो जाता है कि हम तो हमेशा ही सही कहते हैं। तो जिसकी चेतना यहाँ पे अटकी है, उसका भी नाड़ी शोधन नहीं होता और उसको भी प्रकाश नहीं दिखता। तो ये जो जी तीन यही तो चक्र है अटकी है नीचे गुरुजी। के, तो ये जो तीन चक्र है नीचे के, इनसे चेतना जब अनाहत चक्र में जाती है, फिजिकल से नॉन फिजिकल में जाती है, ये सबसे बड़ा एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है। जैसे सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलता है ना, ऐसे ही एक बार जब सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाता है, तो 100 किलोमीटर जाने में जितना फ्यूल लग रहा था, उस फ्यूल में वो 10 लाख किलोमीटर चला जाता है फिर। तो एक बार जब आपकी चेतना मणिपुर से अनाहत पे पहुंच गई, तो वहां ताकत तो बहुत लगानी पड़ेगी, मगर उसके बाद फिर वो उड़ने लगती। तो आप मणिपुर चक्रा से आधा इंच भी ऊपर आ गए, तो आपको ये लाइट दिखने लगी। ठीक है? इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम बता रहे हैं, और उतना आसान भी नहीं है जितना ये किताबों को पढ़ के लगता है। शरीर को, मन को शुद्ध करना है। तो जैसे गैस का गुब्बारा होता है ना, वो ऊपर की तरफ चलता है नहीं चलता है?
ऐसे हमारा मन ऊपर की तरफ चलना चाहता है, मगर आपने उसे लकड़ी से बांध रखा है, तो ऊपर कैसे जाएगा? उसको खोल दो। तो तुम्हें ऊपर ले जाना नहीं है, ऊपर तो अपने आप जाएगी चेतना, तुम्हें तो नीचे के बंधन खोलने हैं बस। कोई फर्क नहीं करना है, नेचुरली ऊपर चली जाएगी। बस नीचे के चक्रों में से ध्यान निकालना है का। जी गुरु ठीक जी। है। तो चक्र कौन कौन से हैं? सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। जब हम बैठते हैं, हमारा कोशिक्स सबसे नीचे, जहां पे जमीन पे टिकता है हमारे शरीर का पार्ट, दोनों इंद्रियों के बीच का जो पोर्शन होता है, उसको वहां पे मूलाधार चक्र होता है सबसे नीचे। फिर उसके 6 अंगुल ऊपर आपका स्वादिष्ठान चक्र होता है, नाभि से थोड़ा सा नीचे। फिर नाभि के थोड़ा सा ऊपर 2 अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र होता है। फिर यहाँ पे बिल्कुल बीच में, हार्ट की चेस्ट के बिल्कुल बीच में आपका अनाहत चक्र होता है। यहाँ गले के बीच में आपका विशुद्धि चक्र होता है। दोनों आंखों के बीच में आपका आज्ञा चक्र होता है। और यहाँ टोक पे आपका सहस्रार चक्र होता है। ये सारे चक्र कौन से शरीर में होते हैं, कौन से कोश में होते हैं? कोई एक माइक ऑन करके बताए। प्राण में। प्राण में कोश में होते हैं सारे चक्र। देखिए, 122 चक्र हैं। 122 में से 108 फिजिकल हैं। 108 का चक्कर तो बहुत चलता है, मतलब 108 तो ईश्वर ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। उस 108 में से भी आपके जो हैं वो 14 चक्राज बहुत एक्टिव है, जिनका कोकसुई जी वर्णन भी करते हैं बहुत ज्यादा प्राणिक हीलिंग में। इनमें से भी 7 चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो मेन है आपके। ये 7 चक्र, जैसे आप देखें ना इंडिया में, अगर आप मेट्रोपोलियन सिटीज की बात करें तो 6 या 7 शहर आते हैं, और अंदर जाएंगे तो बहुत सारे शहर आ जाएंगे, फिर टाउन्स पे जाएंगे तो और आ जाएंगे। ऐसे ही आपके मेन जो चक्राज होते हैं वो 7 होते हैं। इसमें से सहस्रार चक्र आपका नॉन फिजिकल होता है, तो 6 बचते हैं आपके चक्र। ठीक है। और जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो नाड़ी शोधन से, वो 5 ही होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। और अगर अंग्रेजी में सुनना है तो रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। तो इस तरीके से इनको हम देख सकते हैं, इनकी लोकेशन क्या है। और तो ये जो 3 चक्र आपको दिख रहे हैं सोलर प्लेक्स तक नीचे के, ये फिजिकल चक्राज हैं। इसके जो एट्रीब्यूट हैं, इन्हें फिजिकल चीजें चाहिए होती है, दुनिया की चीजें चाहिए इसको। इसको और डिटेल में आगे चल के बताएंगे, नहीं तो अभी ये टॉपिक बड़ा हो जाएगा। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, सबको समझनी है नाड़ी शोधन के लिए, वो ये है कि ये जो शरीर में 72,000 नाड़ी हैं और 6 चक्राज हैं। 6 चक्र हैं। क्राउन चक्र तो आपका नॉन फिजिकल है, बाकी 6 बचे। रूट यानी मूलाधार, सेक्रल यानी स्वादिष्ठान, सोलर प्लेक्स यानी कि मणिपुर, नाभि, अनाहत यानी कि हृदय हार्ट चक्र, विशुद्धि यानी थ्रोट चक्र कंठ चक्र, थर्ड आई चक्र यानी कि अजना चक्र, आज्ञा चक्र। ये जो 6 चक्र हैं, इनमें 72,000 नाड़ी हैं। तो एक चक्र के हिस्से में कितनी नाड़ियां आई? 12,000। 12,000 नाड़ी एक चक्र के हिस्से में आई। तो हर चक्र आपका 12,000 नाड़ियों को कंट्रोल करता है। मगर ये डिवीजन ऐसे है नहीं, कंट्रोल तो वो करता है, मगर ये सारी की सारी 72,000 नाड़ियां, 72,000 नाड़ीज कहाँ पे आके मिलती हैं? मणिपुर चक्रा पे आके मिलती हैं। ऐसे पूरा जाल बिछा होता है मणिपुर चक्रा पे। जो आदमी वेट उठा लेता है, कहते हैं इसकी धड़न खराब हो गई, वहां पे जो सारी नाड़ियां आके मिलती है, किसी ने वेट उठा लिया, पेट में कुछ गड़बड़ हो गई, तो ऐसे डॉक्टर ना बिल्कुल नाभि के ऊपर सीधा लिटा के देखता है कि वहां पे सुषुम्ना की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऐसे 72,000 नाड़ियां जिसको टाइट रखती है ना, कोई एक स्ट्रिंग ढीली हो गई, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एक स्ट्रिंग ढीली हो जाए तो क्या होता है? तो टोन खराब हो जाती है। तो वो लोग ना, मतलब खाते हैं और खाने के बाद तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है, हल्का हल्का दर्द होता रहता है। डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर दुनिया भर के टेस्ट कराते रहते हैं, ठीक नहीं होता।
आईबीएस का मरीज बता देते हैं आपको। क्या हुआ है केवल आपका, कि जो 72,000 नाड़ियां आपके सोलर प्लेक्स पे आई थी, वो आपका वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। जब तक वो बैलेंस वापस प्रॉपर नहीं होगा, तब तक कितना भी चक्कर लगा लो ठीक नहीं होता है। और जहां वो बैलेंस ठीक हुआ, ऐसे यूं मिनट में ठीक हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ी बात बताने की थी, वो ये बताने की थी कि आपके सोलर प्लेक्स चक्राज पे 72,000 सारी नाड़ीज का जंक्शन है, मेन जंक्शन है ये, जहां से हर जगह के लिए ट्रेन और फ्लाइट मिलती है। तो जब नाड़ी शोधन करना है, तो नाड़ी शोधन किस चक्रा पे करना है? मणिपुर। मणिपुर पे करना। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ध्यान की प्रक्रिया वहां पे करनी है, मणिपुर चक्र पे करनी है। जब ओम का उच्चारण करना है, आ उ म, तो आ का उच्चारण कहां पे करना है? मणिपुर चक्र पे करना है। जिनको डायबिटीज है, जब वो डायबिटिक प्रोफाइल में आएंगे और उनका डायबिटीज ठीक करेंगे, तो कहां से स्टार्ट करना है विजुअलाइजेशन? मणिपुर चक्र से करना। नाड़ी शोधन जब तक नहीं होगा, तब तक शरीर से बीमारियां नहीं निकलेंगी। और जिसकी नाड़ियां शुद्ध हो गई, कितनी भी गंदी हो नाड़ियां, प्रक्रिया से शुद्ध हो जाती हैं। जिसकी नाड़ियां शुद्ध हो गई, वो बैठे बैठे अगर ये चाहे, ये सोच ले कि अच्छा दायां चल रहा है, बायां चलाते हैं, बस वो आंख बंद करके सोचेगा बायां चलने लगेगा। वो इंटरव्यू देने गया और उसने देखा कि अगर मुझे सेलेक्ट होना है, तो इस आदमी को मेरे इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, और मेरी तो ये वाली नाड़ी चल रही है, और ऐसे तो मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। और उसकी नाड़ी शुद्ध है, वो बैठेगा, जो तरीका हम आपको बताएंगे वो तरीका अपनाएगा, और बैठे बैठे इसका स्वर चेंज हो जाएगा। और जैसे स्वर चेंज होगा, सामने वाले का मूड, सामने वाले के क्वेश्चन, सामने वाले की प्रक्रिया, सब कुछ, आप सामने वाले को 100% कंट्रोल में कर सकते हो। और ये एक बार नहीं, सैकड़ों बार आजमाई हुई चीज है। यूं फर्क पड़ता है। तो जिस दिन आपकी नाड़ियां और आपके स्वर आपके कहने में चलने लग गए, अभी तो आप सुन के कहने में चल रहे हो, अभी तो आप देखते हो कि रात का टाइम है, सूर्य नाड़ी पिंगला चलनी चाहिए, ईड़ा चल रही है, सुबह तक खाना नहीं पचेगा, ठीक से नींद नहीं आएगी, तरीका बताया, उस करवट सो रहे हो, और तरीके अपना रहे हो, स्वर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है भाई साहब? क्योंकि नाड़ी शुद्ध नहीं। नाड़ी क्यों शुद्ध नहीं है? क्योंकि दिन भर तो झूठ बोलते हो, नाड़ी कैसे शुद्ध हो जाएगी? और मोबाइल ने तो सबको झूठ बोलना सिखा दिया। बिना मतलब आदमी ये कहता है पहुंच गया, घर के बाहर हूं, निकल गया घर से, 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। अरे तुम कहो कि मैंने तो अभी कपड़े भी नहीं पहने हैं, मुझे लगेंगे 11 मिनट। सामने वाला आपको क्या दुनिया से जुदा कर देगा? क्यों बोलते हो 2 मिनट में आ रहा? क्यों? अननेसेसरी, कोई फायदा है इसका? आपने बोला 2 मिनट में आ रहा हूँ, सामने वाले को पता है इसकी 2 मिनट 20 मिनट में होती हैं, तो उसने यकीन किया क्या? शुरू के दिन किया था, पर अब उसे पता है कि तुम्हारी 2 मिनट 11 मिनट में होती हैं, तो वो तो 11 मिनट बाद ही वहां पे पहुंचेगा, तुम भी 11 मिनट। तुम्हें झूठ बोलने से क्या फायदा हो गया? आदत पड़ती है, आदत। सच बोलने की आदत डाले। ऐसा नहीं है कि सच बोल के किसी का दिल दुखा दो, या ऐसी बात जो कहनी नहीं है वो कह दो। ऐसे टाइम पे मौन रहो, या कह दो भाई साहब ये बात मैं नहीं बताना चाहता, मैं बता नहीं सकता, आप मुझे माफ करें, किसी और से पूछ लें। मगर कोशिश करो छूट। नहीं बोलेंगे, नाड़ी शुद्ध हो जाएगी। नॉनवेज नहीं खाएंगे, नाड़ी शुद्ध हो जाएगी। रात को सोने से पहले ध्यान में बैठेंगे 10 मिनट, तो जो रात का अंतिम विचार था, सुबह जगने के बाद पहला विचार बनेगा। पहला विचार बनेगा तो पूरी रात ही मेडिटेशन चलेगा, नाड़ी शुद्ध हो गई। कितना आसान है। विरुद्ध आहार नहीं खाएंगे, नाड़ी शुद्ध हो जाएगी।
लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको बहुत सारी टेक्निक बताई जाएंगी कि स्वर चेक करके फलाना काम कर लो और काम बन जाए, हाँ बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, मगर जब मामला फंसेगा और आप देखोगे कि इस काम के लिए स्वर चाहिए और वो चेंज होगा नहीं, वो इस सिद्धि से आएगा, वो साधना से आएगा, और वो साधना आपने कर ली तो फिर जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। बच्चा किसी भी एग्जाम को पास करना चाहता है और संभावना आपको नहीं लग रही, ऐसी जगह पे सिलेक्शन हो जाएगा बच्चे का कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो इंटरनल सोर्स से जुड़ गया, और जो अंदर बैठा है उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। आपके लिए होगा, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। देखिए, थोड़ा सा इस सेशन के अंत तक जाते जाते एक चीज बताता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये कुंडली है, वैदिक कुंडली ऐसे बनाते हैं, और इसमें आपके 12 घर होते हैं। इसको पहला घर बोलते हैं, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12। आपको ज्योतिष नहीं बना रहे हैं, एक छोटी सी चीज बता रहे हैं, उस पर ध्यान देना। तो ये पहला घर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12। तो 12 घरों में इसको, कुंडली को बनाया गया है, और इसमें यहां से ऐसे इसको एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए घरों को गिनते हैं। ठीक है, तो इसको जो पहला है इसको बोलते हैं केंद्रीय भाव। इन चारों को ना केंद्रीय भाव बोलते हैं, 1, 4, 7 और 10। 4, 7 और 10, इनको क्या बोलते हैं? केंद्रीय भाव बोलते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। किसी की कुंडली में जितने भी ग्रह केंद्रीय भाव में होते हैं, वही एक्टिव रहते हैं जीवन में, वही आदमी को कुछ देते हैं, आदमी से काम भी खूब कराएंगे, संघर्ष भी कराएंगे, मगर रिटर्न भी देंगे। किसी किसी की कुंडली में कोई नहीं बैठा होता है, वो आदमी बड़े आराम की जिंदगी जीता है। केंद्रीय भाव ना, वैदिक कुंडली में, वेस्टर्न और नाड़ी में तो नहीं ऐसा कंसेप्ट है, मगर वैदिक कुंडली में केंद्रीय भाव का बड़ा महत्व है। ठीक है, अब जो मैं अगली चीज बता रहा हूं और जो महत्वपूर्ण है उसको ऐसे समझें कि नाड़ी शोधन कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। तो जवाब है, जब भी सूर्य केंद्रीय भाव में हो उस समय नाड़ी शोधन करना चाहिए। तो 24 घंटे में सूर्य जो है हर एक भाव में 2 घंटे रहता है। पहले में 2 घंटे रहेगा, फिर 12वें में 2 घंटे रहेगा, 11वें में, 10वें में, ऐसे कर करके क्लॉकवाइज, है ना। इसीलिए दिन भर जो लोग पैदा होते हैं उनकी राशियां बदलती रहती है, क्योंकि सन एक भाव में 2 घंटे रहता है। तो 12 भाव में कितने घंटे कन्वर्ट क्रॉस करेगा? 24 घंटे। दो यहाँ, दो यहाँ है, तो 12 भाव हो गए, 2 घंटे, 12 दूनी 24, तो 24 घंटे में पूरा चक्कर सूर्य लगा लेता है इसका। तो आपका ये जो टाइम है कि जब पहले भाव में सूर्य आया तब आपको नाड़ी शोधन करना है, दूसरे भाव में आया नाड़ी शोधन करना है, सॉरी, 10वें में आया, 7वें में आया नाड़ी शोधन करना है, चौथे में आया नाड़ी शोधन करना है। ये कब कब आता है इसमें? अब देखते हैं कब कब आता है। सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में जो लोग पैदा होते हैं, सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका सूर्य, उनका सन हमेशा लगन में मिलेगा। जो बच्चे सुबह को 11 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में पैदा होते हैं, उनका सूर्य हमेशा आपको 10वें घर में मिलेगा। जो बच्चे शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पैदा होते हैं, उनका सूर्य 7वें घर में मिलता है। जो रात को 11 बजे से सुबह 1 बजे के बीच में पैदा होते हैं, उनका सूर्य हमेशा चौथे घर में रहता है। तो 24 घंटे में ये वो टाइम है जब सूर्य आपका केंद्रीय भाव में रहता है। तो कितने बजे नाड़ी शोधन करना है? 5 बजे करना है, 6 बजे करना है, 6:30 बजे करना है, पहली बार। दूसरी बार कब करना है? उसके 6 घंटे बाद, यानी कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में। तीसरी बार कब करना है? 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में, शाम को।
और फिर चौथी बार कब करना है? रात को 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में। कितनी बार करना चाहिए? सबको एक बार जरूर करना चाहिए मॉर्निंग में 7 बजे के से 5 बजे से 7 बजे के बीच में। जो लोग वर्किंग हैं वो शाम को घर पे आके दूसरी बार कर सकते हैं। जिनको समय मिलता है, जो गृहिणी है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या जिनका अपना काम है, वो 3 बार कर सकते हैं। सुबह 5 से 7 बजे, दोपहर में 11 से 1 बजे के बीच में, और शाम को 5 से 7 के बीच में। जो लोग तंत्र विद्या को सिद्ध करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनको चौथी बार यानी कि रात्रि में 11 बजे से सुबह के 1 बजे के बीच में भी एक बार नाड़ी शोधन करना चाहिए। आप एक बार करेंगे, मन से करेंगे, तो भी आपका नाड़ी शोधन हो जाएगा। रिकमेंडेड है कि 2 बार जरूर करें, सुबह और शाम। 3 बार आप कर लेंगे तो कहना ही क्या, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अगर आपने 4 बार किया, अगर आपने 4 बार किया और आपकी कोई सिद्धि या किसी तंत्र साधना का उद्देश्य नहीं है, तो ये आपको 4 बार के साधना अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इन सब से निकल के मोक्ष की यात्रा पर आनंदमय कोश में ले जाएगी। इतना सुंदर है 4 बार नाड़ी शोधन करना। तो ये नाड़ी शोधन की जो प्रक्रिया है, जो मॉर्निंग क्लासेस में कराएंगे, ये आपको सुबह 5 बजे ज्वाइन करनी है। उसके बाद रिकॉर्डिंग देख के, याद करके आप दिन में जब चाहें खुद इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज और बता देता हूं कि नाड़ी शोधन से पहले ओम चैंटिंग करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कैसे करना होगा? आ उ म, 3 पार्ट में करेंगे इसको। अभिषेक जी इसका चौथा पार्ट भी एक दिन मुझे बता रहे थे, बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे थे तुरियापद के नाम से। आ उ म के बाद जो एक साइलेंस आती है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसका चौथा पार्ट। मगर हम नाड़ी शोधन में अभी इसके 3 पार्ट का जिक्र करेंगे। और ये है आ उ म, जो हर धर्म में आपको मिलती है, कहीं आमीन के रूप में मिलती है, कहीं ओमेगा, ओमनी प्रेजेंट के रूप में। ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, सर्वत्र जो चीज होती है उसको ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। तो ये आपको विभिन्न भाषाओं में मिलता है ओम। तो इसमें जो आ की ध्वनि है वो आप करेंगे नाभि पर, जहां 72,000 नाड़ियां जुड़ी हैं, ऐसे करेंगे आ। फिर जो ऊ की ध्वनि करेंगे, आ की ध्वनि पूरा मुंह खोल के करेंगे, ऊ की ध्वनि आधा मुंह खोल के करेंगे, और वो हृदय चक्र पे करेंगे। ऊ। और फिर सारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको बंद कर लेंगे, और यहाँ नाभि और आपका आज्ञा चक्र के बीच में कहीं पे म की ध्वनि करेंगे लास्ट में, और ऐसे मुंह बंद कर लेंगे। मुंह बंद करने के बाद अंदर ही अंदर ये ध्वनि आनी चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से ओम की ध्वनि करेंगे। और ये नाड़ी शोधन की जो आपकी क्लास होगी, जो सेशन होगा मॉर्निंग का, उसमें 21 बार करेंगे। तो आज के सेशन में हमने क्या जाना? आज के सेशन में हमने ये जाना कि ईश्वर ने 5 कोशों का, 5 शरीरों का जो हमारा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस बनाया है, इसमें ड्राइविंग जो है, जो इसका रिमोट है,
जो आपकी इसका जॉयस्टिक है वो बेसिकली प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश में भी आपके स्वर इसके जॉयस्टिक हैं। अगर आप स्वर को कंट्रोल करना सीखे तो 5 के 5 शरीरों को कंट्रोल कर लेंगे। हमने ये सीखा कि हमारे शरीर की 72,000 प्रोमिनेंट नाड़ियां हमारे नाभि चक्र से जुड़ी हैं। तो नाभि चक्र पे हम नाड़ी शोधन की प्रक्रिया करेंगे, नाड़ियों को शुद्ध करेंगे, तो शरीर में कोई रोग कभी भी ठहर ही नहीं सकता। चाहे वो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, पार्किंसन की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, यू नेम एनी प्रॉब्लम, नाड़ी शोधन से फिनिश। तो नाड़ी शोधन की प्रक्रिया करेंगे। फिर हमने ये बताया कि नाड़ी शोधन की प्रक्रिया कितनी बार करेंगे, 4 बार कर सकते हैं मैक्सिमम। कम से कम 1 बार जरूर करनी चाहिए, 2 बार करने से भी अच्छा है, सुबह शाम कर लीजिए, है ना। फिर बताया कि नाड़ी शोधन से पहले हमेशा प्रणव का जो जाप है, जो प्रणव का जो उच्चारण है वो हमें करना है, आ उ म। और यही जब बहुत तेजी के साथ करते हैं हम आ उ म, तो ये ओम से तेजी के साथ सोहम, सोहम, ये वाली ध्वनि बन जाता है सोहम। कब? जब जब आपकी सांसों की गति बहुत फोर्स के साथ आ रही है तो उसको सोहम बोलते हैं। जब सांसों की गति बहुत धीरे आ रही है तो उसको प्रणव यानी ओम बोलते हैं। इस प्रकार से ये सारी चीजें बहुत तसल्ली के साथ इस कोर्स में आपको एक एक चीज बताएंगे कि बीमारियां कैसे ठीक करनी है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, बिजनेस कैसे चलाना है, रिलेशनशिप को कैसे हील करना है, ठीक करना है। वो सब कुछ इस कोर्स का पार्ट आएगा, सारी टेक्निक्स आएंगी इसमें। तसल्ली से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। कोई भी प्रश्न आपका हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। प्रणाम नहीं सर। है? हाँ हाँ, पारुल जी बताइए। सर आपने कहा कि चक्रास को हम लोग संतुलित कर सकते हैं नाड़ी शोधन से, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें। और जैसा नहीं, आपने बताया नाड़ी कि देखिए, नाड़ी शोधन से चक्रा शुद्ध नहीं होते हैं, नाड़ी शोधन से नाड़ियां शुद्ध होती हैं। तो चक्रा जो हमारा डे टू डे लाइफ में हमारी एक्टिविटीज है उसी से होंगे, बैलेंस कैसे होंगे? देखिए, चक्रास की पहले मैपिंग करनी होती है, ठीक है। आ, कंवर, सबकी चक्रा मैपिंग करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन आर दूंगा मैं आपको, इसमें से जो भी लोग आपके एडवांस वाले हैं इनकी चक्रा मैपिंग कर लो आप सबकी। तो पहले तो ये देखेंगे कि कौन सा चक्र किसका बैलेंस है, किसका ओवर एक्टिव है, किसका अंडर एक्टिंग है। सिंपल है। मुझे, जब मैं किसी से बात करता हूँ सामने बैठ के, तो मुझे पता चल जाता है। ज्यादातर लोग नहीं है तो नहीं पता, ऐसे नहीं पता चलता रिमोट से। बाकी हम लोग एक एग्जाम करेंगे, एक फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसे फिल करके देंगे आप, तो हमें पता चलेगा आपका कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है। तो कई बार ना, बहुत सारे खासतौर से लेडीज का मैं देखता हूँ कि वो इतनी नाइस होती हैं कि उनका हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव होता है। तो वो 100% खुला हुआ है, वो सारी दुनिया उन्हें अपनी नजर आती है, दुश्मन भी अपने नजर आएंगे, किसी को कोई भी चीज दे देंगे, मना नहीं कर पाएंगे। मगर वो परफेक्टली ओपन है, इससे ये अच्छी बात नहीं है। वो ट्यून्ड होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। तो जैसे अभी पारुल जी ने पूछा कि चक्रा कैसे बैलेंस होगी, चक्रा बैलेंसिंग का भी नाड़ी शोधन के बाद, क्योंकि उनके अपने अपने मंत्र हैं, अफर्मेशंस हैं, और कुछ गंदी आदतें हैं जो छोड़नी पड़ेंगी, उससे वो चक्रा बैलेंस होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है। देखिए, चक्राज के साथ दो चीजें होती हैं। एक चीज की तो आपको किताबों में सब जगह मिल जाएगी कि उस चक्रा से एनर्जी पास हो रही है कि नहीं हो रही है, ब्लॉक तो नहीं है उस चक्रा को। दूसरी चीज जो आपको नहीं मिलती कहीं किताबों में, वो ये कि चक्रा जो है ना, वो एक ऐसे वर्टेक्स की तरह, साउंड वाला देखा है आपने, वो पाइप होता है ऐसे, जो वो साउंड वाला जो होता है, भोंपू होता है, इसमें से ऐसे निकलता है। ऐसे आपका चक्रा भी 6 इंच डायमीटर का ऐसे वर्टेक्स की तरह होता है। अब देखिए, उसमें जब ऐसे घूमता है तो एनर्जी बाहर की तरफ फेंकता है, जब ऐसे घूमता है तो एनर्जी बाहर से अंदर शक करता है। चक्रा का स्पिन इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ओपन है मगर घूम उल्टा रहा है तो एनर्जी बाहर फेंकेगा, एग्जॉस्ट कर देगा आपको। तो आपका केवल बैलेंस होना जरूरी नहीं है, उसका स्पिन भी ठीक करना जरूरी है चक्रा का।
कुछ लोगों का तो चक्रा इतना एक्टिव होता है, और खासतौर से नीचे वाला, कि वो ऐसे घूमता है, आप उनके सामने 10 मिनट बैठे, वो इतने बड़े सिंक होते हैं कि आपकी सारी एनर्जी चूस लेंगे, है ना। तो उसमें जो प्राणिक फीलिंग वाले लोग हैं यहाँ पे, जैसे तुम्पा जी हैं और इनकी फ्रेंड हैं हिताशी, ये लोग बाद में ना आपको इनका सेशन कराएंगे प्राणिक हीलिंग वाला, तो ये अपने आपके ओरा को लॉक करना सिखाएंगे आप। तो जब भी सुबह घर से निकलें, ओरा लॉक करके निकलें, तो कोई आपको ना पूरे दिन ऐसे ऐसे निगेटिव वाइब वाले लोग होते हैं, आपकी एनर्जी सक कर लेंगे, आपके ओरा को ही खराब कर देंगे, ओजोन लेयर खराब कर देंगे आपकी, अल्ट्रावायलेट रेज आ जाएंगी अंदर। तो जिसको नजर लगना कहते हो ना, आपकी उसको नजर लग गई। तो ये सारी चीजें ना ओरा से रिलेटेड होती हैं। आपके ओपन करके रखा आपने ओरा, गेट खोला हुआ था, घुस जाएंगे अंदर लोग। तो वो भी एक टेक्निक है जो हमें सीखनी है अपने आप को बचाने के लिए। मॉर्निंग में जब आप नाड़ी शोधन करते हो, तो वो सारी चीजें आपकी वैसे भी शुद्ध हो जाती हैं। फिर अपने ओरा को लॉक कर लो आप दिन भर, शाम को आके अनलॉक कर दो, फिर से नाड़ी शोधन करो। तो ये तो बड़ी कमाल की टेक्निक है, इंटरेस्टिंग भी है, इफेक्टिव भी है। पारुल जी, जो चक्रात को शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, उनके अपने मंत्र हैं अलग अलग, है ना। लम, वम, रम, हम, तो ऐसे करके, यम, ये आपके सारे मंत्र अलग अलग, इनको भी कराएंगे, वो भी कराएंगे, चक्रा वाला भी कराएंगे। अब आपका सवाल क्या था वो बताइए आप पारुल जी। हाँ सर, वो यही पूछ रही थी कि मतलब चक्रा बैलेंस का भी प्रभाव नाड़ी शोधन पे पड़ता है क्या, कि नाड़ी शोधन इफेक्टिव होगा क्या अगर हमारे चक्रा बैलेंस नहीं है तो? देखिए, क्योंकि सारी की सारी नाड़ियां आपकी मणिपुर चक्रा पे आई हैं, तो 72,000 नाड़ियां वहां पे आई हैं, तो हम्म। ब्लॉकेज तो वहां से दूर हो जाएगा। मगर 12,000 नाड़ीज का डिस्ट्रीब्यूशन उसका नियर बाई चक्रा करता है ना, वो कंट्रोल करता है उसको। तो कोई भी चक्र आपका बंद नहीं होना चाहिए। वो चक्र ज्यादा खुला है, कम खुला है, कैसा घूम रहा है, वो चीजें चलिए एक बार चल जाएंगी, मगर आपका चक्र ही क्लोज है कोई, जी। तो फिर वहां पे उस चक्र से रिलेटेड बीमारी होगी। है, एक शादी में 4 लोगों ने खाना खाया, 2 का पेट खराब हुआ, 4 का हुआ नहीं। ठीक है, तो जिनका नाभि चक्र कमजोर है उनका हो जाएगा, किसी को कोरोना होगा, किसी को होगा नहीं। ठीक है, तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, जैसे आप इम्यूनिटी समझते हो, वो चक्र की बैलेंस पे डिपेंड करता है। कि घुटने में दर्द होगा, किसी को घुटने की बीमारी होगी, किसी को डायबिटिक होगा, किसी को जिसका अनाहत चक्र कंठ चक्र में गड़बड़ है उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी, किसी को हेडेक होएगा, किसी को क्या बोलते हैं आप इसको, सर्वाइकल होगा, चक्कर आने और वोमिटिंग आएंगी। अलग अलग आदमियों को अलग अलग बीमारी इसलिए होती है कि उनके चक्राज पे ब्लॉकेज अलग अलग जगह पे है। आप अदरवाइज आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, कोई आपको नहीं बताएगा कि आपको यही वाली बीमारी क्यों हुई। जब एक एनवायरनमेंट में रह रहे हो, एक जैसा खा रहे, परिवार में रहे, बीमारियां क्यों अलग अलग हो रही हैं? क्योंकि चक्रा अलग से ब्लॉकेज है सबके। और जी। कोई कितना भी बीमार हो, कोई कैंसर की 4th स्टेज पे भी है ना, आपके माइक्रोब्स कभी नहीं मरना चाहते, मतलब 99% जीना चाहते हैं। आप उनको अच्छा फूड दो, आप नाड़ी शुद्ध करके तो देखिए ना, 4th स्टेज से लोग वापस आ जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात। हाँ जी, और किसी को सवाल पूछना है? नहीं तो आज के लिए बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर। अरे भाई 5 मिनट लेते चले जाइएगा ना, काम डेली कर रहा है अभी भाई, 2-3 दिन का काम। पता नहीं, दिलीप जी का टीवी चल रहा है फोन पे, दिलीप जी भगवान जाने। कोई और सवाल हो तो बताइए, नहीं तो आज के लिए बंद करते हैं फिर। कंडेंसर फिर हम लोग कैसे जोड़ पाएंगे? सर, नाड़ी हाँ दिलीप शोधन जी, आपने कहा कि ऊपर वाला जो होता है ना, बैटरी टाइप का। अनलॉक कर दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है फिर, धीरे धीरे चला है, कंडेंसर भी खो गया। बार बार अनब्लॉक करते हैं, कोई बात लिक्विड नहीं। कम में, लिक्विड ठीक है कम फिर, में। हाँ, कल मिलते हैं। सर एक चीज, वो नाड़ी शोधन में पूछो, नाड़ी शोधन के लिए पूछना है तो, या अभी पूछना है? नहीं, पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है, पूछ लीजिए, हाँ, अभी तो हम जैसे लोग आपने अपनी। बताया कि हम लोग नाड़ी शोधन करेंगे तो 21 बार हमको ओम चैंटिंग करनी है,
और कम से कम मतलब एक बार तो करते हैं, पर 2 रिकमेंड बताएं, पर ज्यादा से ज्यादा कितना मतलब कर सकते हैं, जिसको हेल्थ बेनिफिट चाहिए, ओम कितनी बार चैंटिंग। करना चाहिए? नहीं नहीं, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन हम 5 बार से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक। एकदम से नहीं करना है ज्यादा। 4 बार करना है, मगर आपको जो है 51 मिनट से ज्यादा नहीं करना है एक बार में। और वो भी आप 21 दिन में बढ़ाएंगे उसको, एकदम से नहीं, ज्यादा नहीं करना है। ओम चैंटिंग भी आप 21 बार से स्टार्ट करेंगे, 108 टाइम तक जा सकते हैं। लोग वैसे 5-5 घंटे भी करते हैं ओम चैंटिंग। और ओम चैंटिंग में जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो ना, अलग कमरे में बैठ के, बंद में तो नहीं, वेंटिलेशन होना चाहिए। हम्म। तो लोगों को ओम चैंटिंग करते करते ही चक्रास के कलर नजर आने लगते हैं। विकास है नहीं आज क्लास में, वो तो मुझसे शेयर करते थे कि चंदन की खुशबू आ रही है आज। उसके बाद सब जगह घूम के देखा, कहीं नहीं थी, वो अंदर से आती है। तो इसे आप हल्के में ना लें, श्रद्धा के साथ करें और चमत्कार देखें। कबीर साहिब कहते हैं कि बाहर से जो भी सीखते हो वो अविद्या है, हम्म। विद्या हमेशा अंदर से आती है। अंदर। हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद की सारी कहाँ से विद्या ली? आइंस्टीन को कहाँ से फोटोन की थ्योरी और E=mc² आया? कौन सी किताब में लिखा हुआ था बताइए आप? सब अंदर से आता है। लॉर्ड अच्छा कृष्णा ने गुरुजी। कौन सी किताब पढ़ी? पैगंबर साहब ने कौन सी किताब पढ़ी थी भाई? सब अंदर से आता है। ज्ञान हमेशा अंदर से आएगा, अज्ञान हमेशा बाहर से आएगा। हीलिंग, इम्यूनिटी, वेल बीइंग अंदर से आएगा, अंदर से आएगा, अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आ सकता। ठीक है। जी सर, गुरुजी प्रणाम सर, सुबह थैंक मतलब यू। नहा धो के और बस बैठ जाना है, ओम का जाप 21 बार पहले कर लेना है, तब मतलब नहीं नहीं नहीं, स्टार्ट हम होगी ही कि? करवाएंगे, हम ओके करवाएंगे। ओके। हाँ हाँ, एक एक गुरुजी चीज सेम करवाएंगे। क्वेश्चन। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है ना, ये जो हाँ, स्वर विद्या होता है उसको करने से क्या स्किन में भी ग्लो आता है और फेस चार्म होता है क्या? ब्यूटी पार्लर को रिप्लेस करने की बात कर रही है? नहीं सर, ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिंपल्स आ जाते हैं ना, तो कुछ तो यूज देखो, करते ही नहीं है। ऐसा है बेटा, एक चीज होती है बाई प्रोडक्ट। जब दूध से कुछ बनाना है, मिठाई वगैरह, कुछ भी बनाना है दूध से, गर्म करोगे तो मलाई आएगा ना। उसके लिए दूध को गर्म करने का जरूरत नहीं है, वो तो आएगा ही। उसके लिए क्यों गर्म करना है? तो स्किन ग्लो आना, आंखों में ग्लो आना, ओरा शार्प हो जाना, लोग जाएंगे तुम्हारी प्रेजेंस को नोट करेंगे। मतलब तुम निकलोगी तो देखेंगे लोग, ऐसे क्यों देखेंगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो फेस से ज्यादा तुम्हारा ओरा चमकेगा। हाँ, फेस भी चमकेगा ही, पर वो बहुत छोटी चीज है, वो इसका बहुत छोटा आउटकम है, पर निश्चित रूप से चमकेगा। जी अच्छा, क्लासेस गुरुजी कल से स्टार्ट है ना, मतलब हमारा न्यू बैच का? कल हो सकता है मैं क्लास ना करूं, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करें, मगर संडे को ना नाड़ी शोधन करेंगे। सुबह 5। गुरुजी प्लीज कल से कीजिएगा, कल मैं मतलब स्टार्टिंग अच्छा होगा मेरे लिए। हाँ, संडे को तो करेंगे ना मॉर्निंग में, संडे को मॉर्निंग में करेंगे, कल आपका नहीं, संडे जन्मदिन को, हाँ। मनाएंगे सब लोग। ओम चैंटिंग से पहले हैप्पी बर्थडे चैंटिंग करेंगे। हाँ। हाँ। ठीक है। गुरुजी टाइमिंग क्या होगी मॉर्निंग में स्वर विद्या की? मॉर्निंग में 5 बजे से करेंगे। 5 से कितने बजे तक? तुमको कहाँ जाना है? बस पकड़नी ऑफिस। है? ऑफिस। हाँ, 5:45 तक करेंगे।